हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 7 जुलाई है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे कोटेशन से। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। महात्मा गांधी जी का ये कोटेशन आप एथिक्स के पेपर में ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे राइटिंग में अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको मिलता है जो सर्विस पर बेस्ड हो, सोसाइटी के ऊपर हो, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक अपील है, जो लोग इस डिस्कशन में आ चुके हैं और रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर दें। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर क्या कीजिए फ्रेंड, इसको आपको शेयर करना होगा। ये जो डिस्कशन है ये बहुत पुराना है, क्योंकि इस पे हम लोग डिस्कशन स्टेप अप आईएएस के चैनल पे करते थे और अब ये डिस्कशन आईएएस दरबार के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, बिकॉज वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो हमारे व्यूअर्स थे उसको हमने वहाँ पर खो दिया है। तो उम्मीद है आप लोग हेल्प कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, आज के डिस्कशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये आपको बता दें। कोटेशंस तो आपको मालूम चल गया है। 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक आर्टिकल राजा मंडेला साहब का होगा, इंडिया चाइना पर। ऑब्वियसली एक अलग एंगल हमेशा इनका होता है। एंड टू इनसिक्योर वर्कर पर एक आर्टिकल हम देखेंगे। एंड स्कीम इज़ नॉट इनफ, फूड सिक्योरिटी और लेबर से एसोसिएटेड ये आर्टिकल है। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। इनसिक्योर वर्कर जो है ये इकोनॉमी से जोड़ते हुए बहुत ही अच्छे से राइटर ने इसको लिखा है। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने के लिए मिलेगा इस डिस्कशन में। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। उसका प्लीज़ आंसर ज़रूर किया कीजिए आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और हाँ, एक टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है आंसर रिव्यू आईएएस दरबार का, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए आप लोग में से जिसने भी नहीं किया है। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि वहाँ पे आप लोग जब आंसर्स को डाल रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को रिव्यू करना है, ठीक है। तो जो भी लोग अपना आंसर वहाँ पर देते हैं, और थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि अभी ग्रुप को बनाया गया है और लोग जुड़ेंगे अपने आप। जो फैक्ट्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो शुरू हो जाएंगे। प्लस आप लोग भी अपने कुछ आपके पास नए आइडियाज़ हों तो उसको शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो आपको मिल चुका है। जिनको नहीं मालूम है प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर बना हुआ है आईएएस दरबार आंसर रिव्यू का एक ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन करके वहाँ पर अपने आंसर के पीडीएफ्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के पॉइंट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम बात करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में भी आपको पता चलेगा, जिनको नहीं मालूम है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या है ये, इसमें कौन कौन से स्कीम्स को मर्ज किया गया है, कितना पुराना है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये सब आपको बताएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में आप जानते तो हैं, रिविजन हो जाएगा। एशियान रिलेशन कॉन्फ्रेंस और एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस इन बांदुंग, तो ये सब भी हमारे बेसिक फैक्ट्स में से आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ में आर्टिकल के दौरान एक अलग व्यू पॉइंट और कई सारी अच्छी चीज़ें। तो पहला आर्टिकल होगा वंस अपॉन एन एशियन सेंचुरी, हम बात करेंगे सी राजा मोहन का। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। दूसरा होगा द इनसिक्योर वर्कर, इसमें लेबर की समस्या और इकोनॉमीज़ जो रही हैं उसमें डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमीज़, इसके बाद इंडस्ट्रियल एरा, इन सभी का जिक्र करते हुए आर्टिकल को इन्होंने लिखा है। स्कीम इज़ नॉट एनफ, फूड ग्रेन को लेकर के हमेशा बात होती रहती है और सबके अलग अलग एंगल होते हैं लिखने के आर्टिकल को। तो देखेंगे कि यहाँ पर राइटर ने क्या कुछ कहा है, ठीक है। ये देखिए, आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं दोस्तों। प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नहीं, और जो भी आंसर लिखते हैं वो ग्रुप पर अपलोड कर दीजिए। एंड एक और चीज़ है दोस्तों कि बहुत सारे हमारे पास वर्क और भी होते हैं, तो मैं ये प्रॉमिस तो बिल्कुल नहीं करूँगी कि वहाँ ग्रुप पर हम आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोग वहाँ पर एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर हमें समय मिला तो ज़रूर हम भी रिव्यू करेंगे। हालांकि हम अपनी निगरानी में रखते हैं आपके पीडीएफ्स को कि क्या आप लोग कैसे आंसर्स को लिख रहे हो। उसमें जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इनपुट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको आपस में कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले जो भी छात्र हैं वो आंसर राइटिंग करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरुआत में ही आजकल आपको दे दिया जाता है, तो आई होप थोड़ी मेहनत लगती होगी लास्ट में आंसर करने में,
लेकिन प्लीज़ आंसर क्या कीजिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर 2 स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसका कवरेज कितना है, कौन कौन से इसमें आते हैं लोग, सिर्फ रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में भी है, अर्बन एरिया में कितनी कवरेज है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज विल बी एंटाइटल्ड टू न्यूट्रिशियस मील एज पर द प्रिस्क्राइब्ड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। बताइए सही है या गलत है। दूसरा सवाल वन नेशन वन राशन कार्ड के ऊपर है। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है, आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वन नेशन वन राशन कार्ड। तीसरा सवाल है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP पर। तो पहला तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। डू यू थिंक सो कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? अच्छा, आप लोगों को सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस मालूम है? हम लोग जब पहले पिछले प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते थे वहाँ पर हमने कई बार इसका जिक्र किया था। तो चलिए आज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या अंतर होता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पर आपको ये आंसर देना है कि दोनों स्टेटमेंट में सही कौन सा है, गलत कौन सा है। और अगला सवाल डेफिसिट फाइनेंसिंग पर है। 2 स्टेटमेंट है। एक तो सोर्स पूछा गया है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का वन ऑफ द सोर्स प्रिंटिंग द न्यू करेंसी भी होता है, और पहला वाला डेफिनेशन पर आधारित है, बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट इशू द ट्रेजरी बिल डेफिसिट फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। तो कहाँ आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है दोस्तों। जिनको प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो, गाइडेंस प्रोग्राम चाहते हों, आप अप्रोच कर सकते हैं 7500694119 पर। आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छी मदद मिल जाती है आपको, और सबसे अच्छी बात है एक ग्रुप मिल जाता है ताकि डेडिकेटेड स्टडी आपकी हो पाए। बाकी की जानकारी फ़ोन पर ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, कन्फ्यूजन हो तो भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, और सबसे पहले हम बैकग्राउंड से इसकी शुरुआत करेंगे। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये सिलेबस में कहाँ पर आएगा, बिल्कुल IR के सेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज हम इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, नेबरहुड रिलेशन में आ जाएगा। IR में बहुत सारे सब टॉपिक मेंशन्ड हैं। तो जब कोई पॉलिसीज़ बनती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है, इंडिया के इंटरेस्ट में होता है, तो वो वहाँ से भी हम इसको ऐड कर देंगे। तो आइए बैकग्राउंड में सबसे पहले जानते हैं एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में। इसका जिक्र आएगा आगे आर्टिकल में। 1947 में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, गांधी जी भी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको होस्ट किया था। आपको बता दें नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें ऑब्वियसली पूरा यही मामला था कि जब कॉलोनियल सिस्टम से हम अलग हो रहे थे तो फिर उसके बाद की जो आगे की फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी वो किस तरीके की होंगी, खास करके एशियन नेशंस के साथ अपना रिलेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हमने यूनिटी को एशियन कंट्रीज़ के साथ ही डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ही क्लियर सा ऑब्जेक्टिव था, टू ब्रिंग टुगेदर द लीडिंग मेन एंड वुमेन ऑफ एशिया ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ पर एशिया के मेन एंड वुमेन को एक साथ आने का मौका मिले। टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कंसर्न, जो भी कॉमन कंसर्न्स हैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके, बातचीत हो सके। तो एशियन कंट्रीज़ को स्ट्रांग बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करना इसका मेन उद्देश्य था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का। बैकग्राउंड में ही एक और फैक्ट बांगडुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसका दूसरा नाम एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि ये बांदुंग में हुआ था इसलिए इसको बांदुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। बांदुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, आपको मालूम है ना, इस पर हमने आपसे क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ है। तो यहाँ इंडोनेशिया में 1955 में जो नए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, नए नए आज़ाद हुए थे देश, वो आके मिलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल 1.5 बिलियन पीपल का इनका पॉपुलेशन होता है। 54% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आते हैं इन 29 कंट्रीज़ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बांदुंग कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसको ऑर्गेनाइज करने में इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, सेलोन, ये सारे देश, इंडिया, ये सभी थे। तो ये आपको बैकग्राउंड बेसिक्स जो हैं वो मालूम होना चाहिए। आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। मेन आर्टिकल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने डिस्कस किया है आज, एशियन सेंचुरी टू चाइनीज़ सेंचुरी। ठीक है, अब एशियन सेंचुरी क्या है, चाइनीज़ सेंचुरी क्या है। तो कहा जा रहा है एक समय था जब चाइना बात करता था एशियन सेंचुरी की, और इसका सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एशियन कंट्रीज़ को एकजुट करना, एक साथ लेकर के आना,
और इनका अपना एक एरा क्रिएट करना, जिस तरीके से ब्रिटिश लोगों का था या अदर जो पावर्स थे, इंपीरियल पावर्स थे, उनका था, वैसे ही एशियान सेंचुरी यानी एशिया को एकजुट करना, एक मजबूत धागे में बांधना, ये उद्देश्य था। और इसकी बात चाइना क्या करता था। लेकिन अगर हम करंट फोकस की बात करें तो चाइना चाइनीज सेंचुरी की बात करता है। अब चाइना का उद्देश्य एशिया को मजबूत करने पर कम बल्कि चाइना को मजबूत करने पर ज़्यादा है। और अभी जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट है भारत और चाइना के बीच में, उसमें तो ऑब्वियसली जो एशियान सेंचुरी का कॉन्सेप्ट और दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो एशियन कंट्रीज़ भी हैं उनमें नेशनलिज्म की भावना लगातार जाग रही है। और सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया चाइना कोऑपरेशन। अब बात करते हैं कि जब 1962 का वॉर हुआ था, उसके बाद 1988 में जाकर के राजीव गांधी जी, उन्होंने, वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दोनों देशों के बीच में फिर से एक बार रिलेशन को डेवलप करने की पहल शुरू की थी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री विजिट पर नहीं गया था चाइना, और उसके बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने की रिलेशन को स्टैब्लिश करने की दोबारा से कोशिश की थी डेंग जियोपिंग के साथ, बीजिंग के लीडर के साथ। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा और कमेंडेबल स्टेप अभी तक का माना जाता है। राजीव गांधी ने उनको ऑब्वियसली एक अच्छा वार्म वेलकम प्रोवाइड किया था। और उस समय में अगर हम बात डेंग जियोपिंग की भी करते हैं तो उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि इंडिया चाइना का कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा हो और बढ़े, नॉर्मलाइज रिलेशन हो जाए, और दोनों जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट शेयर करें, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट शेयर करें। ये उनका भी उद्देश्य था। एंड द आइडिया ऑफ एशियान सेंचुरी फिर यहीं से इमर्ज होकर के आता है। डेंग जियोपिंग का ही ये कॉन्सेप्ट था एशियान सेंचुरी का, कि एशिया को एक मजबूत बनाना और उसके बाद इसके जो कंट्रीज़ हैं उसको अपलिफ्ट करना, डेवलप करना, ये इस एशियान सेंचुरी का उद्देश्य था। पैन एशियानिज्म, पैन इस्लामिज्म, पैन अरबिज्म एंड प्रोवाइडेड ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट। तो सबको एक साथ लेकर के चलना, यूनाइट करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। टॉक अबाउट द एशियन यूनिटी। अब कंपैरिजन करते हैं डेंग जियोपिंग में और जी जिनपिंग में। तो दोनों के तरीकों में कितना फ़र्क आ चुका है आज, ये आज के आर्टिकल में आपको जानने को मिलेगा। जब डेंग जियोपिंग का समय था तब हम एशियन यूनिटी की बात करते थे, और सेंट्रल टू हिज स्ट्रेटजी टू रीबिल्डिंग चाइना। लेकिन उनका जो उद्देश्य था उसके बीच में वो चाइना को रीबिल्ड करने का ही था, लेकिन एशियान को मजबूत करते करते वो चाइना को बिल्ड करना चाहते थे। यानी कि आज जो चाइना इतना बड़ा इकोनॉमी है वो कैसे है, तो कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन शेयर करके, अच्छा बना करके, और कल्चरल रिवॉल्यूशन की वजह से जो भी चीज़ें डिटोरिएट हुई थी उनको फिर से रीस्टोर करके, और नेबरिंग स्टेट के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन शेयर करके वो आगे बढ़ना चाहते थे। हम बात कर रहे हैं डेंग जियोपिंग की। एंड इस तरीके से कोऑपरेशंस को जब लाया जाएगा एक दूसरे देशों में, फिर चाइना के लिए, चाइना को मॉडर्नाइज करने के लिए जो एक प्री कंडीशंस है वो प्रिपेयर हो जाएंगी। और ये उनका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव था, और कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक सफल रहे, नो डाउट। उनकी ही पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज चाइना इतना आगे है। लेकिन जब हम जी जिनपिंग की बात करते हैं तो उनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है। ये सीधा कोशिश करते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी चाइना की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो इंक्लूडिंग जो साउथ चाइना सी में आते हैं, वियतनाम वगैरह, वो सभी चाहते हैं, जी जिनपिंग का ये इनकी ये कोशिश रहती है कि चाइना की जो रीजनल सुप्रीमेसी है उसको लोग एक्सेप्ट करें, राइट। ये इनका मेन उद्देश्य है। जी इज़ नॉट द फर्स्ट एशियन लीडर टू डिप्लॉय अ हाई माइंडेड आइडियल फॉर परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसके पहले जापान ने भी सेम ऐसी ही कोशिश की थी। अगर हम दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय की बात करें तो कॉलोनियल एक्सपेंशन जो था, अगर एशियन देशों में देखा जाए तो जापान ने भी काफ़ी हद तक किया था। तो सिर्फ चाइना ही ऐसा नहीं है जो सोच रहा है कि उसकी सुप्रीमेसी हो दूसरे देशों में, बल्कि इसके पहले जापान का भी इस तरीके का उद्देश्य रहा है। उसके बाद अभी अगर प्रेजेंट लेवल पे बात करें तो चाइना की क्या नीति है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से देशों के साथ कोऑपरेशंस को बढ़ाना और धीरे धीरे उन पर दबाव
बढ़ाना, ये भी इनका सॉर्ट ऑफ उद्देश्य है। तो आपको सारे पोर्ट्स चाइना के क्लियर होते हैं कि कितनी जगह पर इसने पोर्ट डेवलप किया है, कितनी जगह पर नवल बेस तैयार किया है, कितनी जगह पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हो, मिडिल ईस्ट नेशन हो, हर जगह पर, बे ऑफ बंगाल हो, साउथ चाइना सी हो या अरबियन सी हो, हर जगह पर चाइना अपने प्रेजेंस को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, अब हमने इसका जिक्र कर लिया, पहले ही 1947 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पर एकजुट होने की बात कही गई थी। जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे वो ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो रिलेशन है वो डिटोरिएट होता गया इंडिया और चाइना के बीच में, और आज जो प्रेजेंट कंडीशन है वो आप देख रहे हैं। 1980s की बात करते हैं, व्हेन चाइना अंडर डेंग ओपनड अप to the world and shared its revolutionary ideology actively shout economic cooperation। तो डेंग जियोपिंग का जो समय था, 80s का जो एरा था चाइना में, वहाँ पर पूरी कोशिश की गई इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को बढ़ाने में, किसके साथ? वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। इस पर हमने पहले भी जिक्र किया था कि चाइना ने अपने आप को फुल फ्लेक्सिबल बना करके रखा था। वो एशियन यूनिटी की बात करते थे, इमेजिन करते थे, लेकिन वो हमेशा प्रैक्टिकल होते थे। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को भी बढ़ा रहे थे, वहीं यहाँ पर इधर के जो देश थे उनके साथ अपना जो एक यूनिटी है उसको शो करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इंडिया में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है 1990s में। उसके बाद इंडिया की पॉलिसीज़ भी बदलती हैं। लुकीस्ट पॉलिसीज़ से लेकर के सार्क बनाने तक का यही कॉन्सेप्ट था कि इंडिया चाइना को क्लोज लाया जाए और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। इसी में आगे बढ़ते हुए हम एशियन कंट्रीज़ तक पहुंचते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं चाइना और इंडिया के बीच में अभी तक, एज seeks to surpass the United States and emerge as the top dog in the world. It is not surprise that Beijing imagination has turned to the construction of Chinese century। लेकिन जब बात हम बीजिंग की करते हैं, चाइना की करते हैं, तो चाइना ने आज कहीं ना कहीं ये कोशिश की है और बहुत हद तक सफल भी रहा है। चाहे टेरिटरी को एक्वायर करके, यूनाइटेड स्टेट के साथ सीधे ट्रेड टेंशन क्रिएट करके, इंडिया को हर बात पर परेशान करके, या फिर साउथ चाइना सी में जो देश आते हैं उनको डोमिनेट करके, वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ सेंचुरी को कंस्ट्रक्ट करने में या उसको इमेजिन करने में अभी तक कामयाब रहा है। कंक्लूजन का कहना है कि देखिए, अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने चाइना की इस तरीके से खिलाफत की हो जो भारत ने किया है। तो जाहिर तौर पर इसका ऑब्वियसली एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस इंडिया को इसके लिए देखना होगा, बट सॉर्ट ऑफ इंडिया उस चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया ने ऐसे ही ये स्टेप नहीं लिया है। इंडिया की अभी फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया का कोलैबोरेशंस जो अदर नेशंस के साथ है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, एशियन देश हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो, उन सब के कॉपरेशन किसके साथ है? भारत के साथ है। तो इसीलिए इतना बड़ा कदम उठाने में भारत भी पीछे नहीं हटा। और एक जो स्टेप इसकी शुरुआत होती है वो आरसीईपी से होती है। इंडिया ने डायरेक्ट ये डिसीजन लिया कि वो आरसीईपी से बाहर जाएंगे, और इंडिया ने डायरेक्टली ये कहा कि इसका कारण चाइना है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम आरसीईपी में जाते हैं तो चाइना हमें पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेगा ट्रेड के मामले में। और इससे ये रेजिस्टेंस जो था, ये इसने बताया इंडिया ने कि हम चाइनीज़ सेंचुरी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है चाइनीज़ सेंचुरी को बनाने का, ये यहाँ से समझ में आ रहा है। खैर, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी इंडिया की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर कट है। हाँ, लेकिन अभी कुछ अपडेट्स भी मिल रहे होंगे, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि चीज़ें फिर से सेटल डाउन हो रही हैं, दोनों देशों की आर्मी अपने अपने तरफ वापस जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि चीज़ें सामान्य हो जाएंगी कुछ समय के बाद। तो अगला आर्टिकल देखते हैं, स्कीम इज़ नॉट एनफ। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में आप इसको एसोसिएट कर दें। स्कीम्स जो बनाए जाते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन, तो वहाँ पे ऐड करेंगे हम। इसमें बात करेंगे सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। NFSA 2013 में आया था ये, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब ही क्लियर है कि लोगों को फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना, ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच को अपनाना, इसका मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का।
इसके जो फीचर्स हैं ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है। देखिए इसमें जो कवरेज होता है वो 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशंस को कवर किया जाता है, वहीं 50% अर्बन पॉपुलेशंस को कवर किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं TPDS के अंतर्गत, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। एलिजिबल पर्सन्स को कितना मिलता है, 5 किलो तक फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं पर पर्सन के हिसाब से। अभी आपने ये सुना भी होगा न्यूज़ में, तो 3, 2 और 1 का पूरा होता है, जिसमें कि 3 किलो राइस, 2 किलो वीट और 1 किलो कोर्स ग्रेन से चना वगैरह होते हैं, तो वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नया स्कीम भी, गरीब अन्न कल्याण योजना, याद होगा आपको, उसमें जो गरीब लोग हैं उनको अन्न यानी कि फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि इस समय में ये जो वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ और उसने चीज़ों को बंद कर दिया है, लोगों को फूड मिल पाए, इसके लिए इस स्कीम को लाया था सरकार ने। लेकिन जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ही आप उसको हिस्सा मान सकते हैं। चिल्ड्रंस जो 14 ईयर्स के एज के होते हैं उनको न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य होता है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी बेनिफिशरीज को मिलना चाहिए और अगर सप्लाई नहीं होता है तो। एंड द एक्ट ऑल्सो कंटेन प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप ग्रेवियंस रेडिसल मैकेनिज्म, तो हर डिस्ट्रिक्ट और राज्य लेवल पर एक ग्रेवियंस रेडिसल मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए, ये भी एक्ट कहता है। And separate provision have also been made in the act for ensuring transparency and accountability. Transparency accountability को maintain करना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम की बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसको क्यों लाया जा रहा है, ताकि अभी जो माइग्रेंट वर्कर को इतनी समस्या का सामना करना पड़ा, उनके पास राशन कार्ड तो था लेकिन दूसरे राज्य का था और वो दूसरे राज्य में रह रहे थे, तो उनको उस राशन कार्ड पर सामान नहीं मिल पाता। इसीलिए अब देश में वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। हालांकि इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले से कॉइन किया गया है, बहुत पहले से इसकी बात चल रही थी। अब बात यह है कि 2021 से इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। बेनिफिशरीज जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपने राशन कार्ड के जरिए किसी भी राज्य में सामान अवेल कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और इसके जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, जैसे इंटरऑपरेटिबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड, ये वन नेशन वन राशन कार्ड के आने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और क्या क्या फ़ायदे होंगे वो इसमें लिखे हुए हैं। कंज्यूमर्स को एम्पावर किया जाएगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस किया जा पाएगा, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये मेन टारगेट है हमारा, जिसको हम अचीव कर पाएंगे अगर हम वन नेशन वन राशन कार्ड को ले आते हैं, तो उससे ये भी हमारा बहुत अच्छा काम, जो SDG 2 है हंगर को एंड करने का, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो स्कीम है वो देख लेते हैं, आर्टिकल पर अभी चलेंगे 2 सेकेंड में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, देखिए बहुत पुराना प्रोग्राम है ये, 1995 का ही ये प्रोग्राम है और अभी न्यूज़ में आया है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि जो देश हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करती है, फंडिंग करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये पूरा प्रोग्राम आता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नाम से क्लियर हो रहा है, सोशल असिस्टेंस, जिसमें कि पेंशन वगैरह दिया जाता है। आर्टिकल 41 कहाँ पर है, DPSP में। आर्टिकल 41 DPSP में ये क्लियर कट कहा गया है कि स्टेट को प्रोवाइड करना होगा इट्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबल्ड। अगर लोग होते हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए, और उसी के तहत ये स्कीम स्टार्ट किया गया था। कवरेज किसको मिलता है इसमें, BPL फैमिलीज को मिलता है, याद रखिएगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 80 लाख विडोज, 10 लाख डिसेबल्ड और 2.2 करोड़ एल्डरली पीपल्स में बेनिफिटेड होते हैं। तो ये याद रखिएगा, करंट का न्यूज़ है कि 5 ऐसे स्कीम्स है इसको किस में मर्ज किया गया है, कॉम्प्राइजेज हैं विद इन NSAP। उसमें आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और फैमिली बेनिफिट स्कीम के अलावा अन्नपूर्णा स्कीम भी इसमें शामिल है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 800 मिलियन इंडियंस को फूड ग्रेन देने का जो वादा है, सरकार ने उसको आगे बढ़ा करके नवंबर तक कर दिया है। आपने स्पीच में सुना होगा जब लास्ट डे
प्रधानमंत्री जी आए थे, मतलब लास्ट मीटिंग में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो आए थे, उन्होंने कहा था लोगों से कि वो 800 मिलियन लोगों को फूड ग्रेन फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और इस स्कीम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास एनफ फूड ग्रेन्स हैं और वो 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा फूड ग्रेन्स अब है एफसीआई के पास, तो उसका सही मायने में इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं 11 चीफ मिनिस्टर्स और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने भी ये रिक्वेस्ट किया था कि 6 महीने तक एक्सटेंशन को बढ़ा दिया जाए जो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राशन कार्ड विड हार्डली फीड एंड डिप्राइव्ड हंगरी, तो अब डबलिंग द राशन कार्ड्स ओनली, इसमें राशन कार्ड की अब दिक्कत। अब आइए हम बात करेंगे बेनिफिशियरीज के ऊपर कि इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होता है कि किसको मिलना चाहिए, जिसके पास राशन कार्ड है उसको ही सामान मिलेगा। अब राशन कार्ड जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसमें क्या समानता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही टफ प्रोसेस हो जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राशन कार्ड। नाउ इसमें जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स देना है, ये किसमें कहा गया है, एनएफएसए में 2013 एक्ट में कहा गया है कि 2/3 ऑफ इंडियंस को फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है कि आधार को लिंक कर दिया जाएगा जिससे कि हमें जेन्युइन बेनिफिशियरीज का पता चल जाएगा। Nearly 200 people have reported die of starvation, financial distress and exhaustion। आपको बता दें कि अभी रिसेंट मार्च की रिपोर्ट आई है कि 200 के करीब लोगों के पास अनाज ना होने की वजह से भूख से उनकी जानें चली गई। और ये तो हमें बस एक डाटा यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे कई सारे केसेस पूरे देश में हुए हैं इस पेंडेमिक के दौरान जो कि हम सिर्फ सुन रहे हैं और जिसके बारे में शायद हमें मालूम भी नहीं है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा क्योंकि अभी भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग स्कीम लेकर के आ रही है, वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा वो अपने अलग हिसाब से चल रहे हैं, उनका अपना अलग पीडीएस कवरेज का सिस्टम है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहब ने उन्होंने अलग से कह दिया है कि वो 2021 तक फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे। एंड गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जी का अपना अलग announcement है। None of non-NFSA beneficiary across the state will receive double entitlements। तो अब जिनके पास की राशन कार्ड नहीं है या NFSA के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उनको यहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। हाईएस्ट लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन है जहाँ पर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो पुअरेस्ट राज्य में से एक हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड लोग पॉपुलेशन है रहते हैं, उनका क्या होगा। तो ऐसे द फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत समय के बाद, मतलब 50 डेज के बाद, लॉकडाउन के 50 दिन के बाद उन्होंने 80 मिलियन माइग्रेंट्स को विदाउट राशन कार्ड ये अलाउ किया कि वो राशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए। ध्यान दीजिएगा, 50 दिन के बाद अलाउ किया जाता है सिर्फ 2 महीने के लिए कि 80 मिलियन माइग्रेंट्स, जो आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर के शहर से या कहीं और राज्य से आए हैं अपने गांव में, उनको 2 किलो चावल ऐसा करके 5 किलो के हिसाब से उनको अनाज दिया जा रहा है। जो श्रमिक ट्रेन से जा रहे हैं, आपने देखा होगा, तो जो श्रमिक ट्रेन से जा रहे हैं उनको माइग्रेंट लेबर मानते हुए सरकार 80 मिलियन ऐसे माइग्रेंट वर्कर को विदाउट राशन कार्ड प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए। तो ये कितना रियलिस्टिक है आपको समझना होगा कि इस तरीके का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं होना, तो प्रॉब्लम को उतना ही ये रखता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा इस सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि जब पोर्टेबिलिटी आधार के ऊपर डिपेंड करेगी तो केरला, कर्नाटका, झारखंड, गोवा, हरियाणा, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर था। And now from the 1st July, integrated management of public distribution portal indicates that 490 ration cards across 14 states in June had availed the interstate portability। तो कहा जा रहा है कि ये काम शुरू हो चुका है पोर्टेबिलिटी का, इसमें इंटरस्टेट पोर्ट किया जा रहा है उनके राशन कार्ड्स को। एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पेंशनर, जिसके भी हम बात कर रहे थे,
कि ये स्कीम बहुत पुराना है और सोशल असिस्टेंस के लिए लाया गया है। इसमें जो विडोज़ होती हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको हेल्प किया जाता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अभी एक्सटेंशन दिया है कि फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा कैश ट्रांसफ़र करने का वादा नहीं किया कि जनधन अकाउंट में ही लोगों को कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो 200 मिलियन वुमन हैं, उनके अकाउंट में पैसे एक्सटेंड किए जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे अगले और कुछ महीने तक, या फिर तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी कमी अभी भी है। जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं पे जो अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड किया था कि कितना मिलना चाहिए, बट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 1000 के करीब दिया गया। तो ये जो डाटा एंड फैक्ट्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने आंसर में लिखें, लेकिन सॉर्ट ऑफ इसका यूज़ कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। कैश ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट है। राशन कार्ड्स को मैक्सिमम लेवल पर और डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। जिस तरीके से ऑनलाइन सारे काम होते हैं, तो हम राशन कार्ड को भी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं ताकि उनको इस समय में अनाज मिल सके। फिर जो पीडीएस सिस्टम के तहत अनाज देने का सिस्टम है, उसको और हम लोग और वाइड बना सकते हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर उनकी इनकम किसी ऐसी चीज़ पर डिपेंडेंट थी जो कि इतने समय से बंद है, मान लीजिए 2 महीने 3 महीने से जो वेंडर्स हैं, अगर वो बाहर नहीं गए, उनका काम नहीं लगाने दिया लॉकडाउन की वजह से, तो उनको हम कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके अकाउंट में। जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, विडोज़ हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको हम कैसे पैन इंडिया लेवल पर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक दिन आपको याद होगा सी रंगराजन साहब का हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिया था कि अगर हम सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, और हम सारे लोगों को अगर हम कैश ट्रांसफ़र देते हैं, जिसमें हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस स्कीम को अभी कुछ दिनों तक इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और मनरेगा के तहत भी एडिशनल एलोकेशन दिया गया है, नो डाउट। अलग अलग राज्यों में इसके लिए काम हो रहे हैं। इस पर भी सुझाव दिया था वहाँ पे सी रंगराजन साहब का आर्टिकल, अगर याद होगा, कि इसको बढ़ा करके 150 डेज़ का गारंटी एम्प्लॉयमेंट किया जाना चाहिए, जो कि अभी रियल मैनर में 50 डेज़ का होता है ना। तो यहाँ पे सुझाव दिया गया है कि इसको बढ़ा करके 200 दिन किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है जो अनस्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं उनको यहाँ पे बूस्ट करने की ज़रूरत है, वेजेस को बढ़ाने की ज़रूरत है और इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, पीडीएस, पेंशन, कैश ग्रांट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, इन सबको अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया में एसेंशियल समझा जाना चाहिए इस डिफ़िकल्ट समय में, और इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है द इनसिक्योर वर्कर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में इसको एसोसिएट करेंगे। वैसे ये और भी जगह पे आ जाएगा, पेपर 2 सोशल जस्टिस में भी आ जाएगा, पेपर 1 सोसाइटी का भी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोसाइटी की हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है ये मैंने आपको बताया था पहले भी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो अमाउंट सरकार को चाहिए होता है उसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब वो ऑब्वियसली आरबीआई से वो लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है, ट्रेजरी बिल के बदले में बोरो करती है, उसको इशू किया जाता है, या कई बार नए जो पैसे हैं वो भी प्रिंट किए जाते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए, और इस तरीके से मनी के फ्लो को बढ़ा करके डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल में इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है कि जो सिनारियोज अभी देखने को मिले वो बहुत ही दयनीय थे इस दौरान, इस कोविड लॉकडाउन के दौरान। वहीं पे जो गवर्नमेंट का स्टेप्स रहा वो काफ़ी अथॉरिटेरियन डिसीजंस उन्होंने लिया, बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाए गए। आपको याद होगा जैसे कि अभी शाम को 8 बजे अनाउंस किया जाता है कि 12 बजे से लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद यूपी या बहुत सारे ऐसे राज्यों में लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया जाता है ना। जो उसके पीछे भी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स को लिए गए सो दैट जो पुअर पीपल हैं, होमलेस पीपल हैं, वो उनकी सफरिंग्स को कम किया जा सके। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि ऐसा होने से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। इस पेंडेमिक का प्रभाव सबसे ज़्यादा किसको पड़ा है? जो पुअर पीपल थे, होमलेस पीपल, जॉबलेस पीपल। ऑब्वियसली सडनली लोग जॉब जिनके पास थी वो जॉबलेस हो गए,
एंड तो ऐसे समय में हमें डिमांड को क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उसमें जो कमेंडेबल स्टेप है वो है कैश ट्रांसफ़र थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू कैश ट्रांसफ़र करके अगर हम इनकम को जनरेट कर दें तो हम डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट करते ही इकोनॉमी जो है वो सही हो जाएगी, और इससे बहुत इन्फ्लेशनरी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन इंडिया। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत ही लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। तो एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करना। डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करने का मतलब ये होता है कि आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। जैसे कि केरला का एग्जाम्पल ये देते हैं, दो एग्जाम्पल लीजिए, केरला वेस्ट बंगाल, दोनों में एक जैसी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन केरला टॉप पर पहुंचा कैसे? इसी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्कर और लेबर का उपयोग करके उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सभी जगह पर इनका यूज़ किया, और कोविड-19 के बैटल को लड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहे। पार्टनरशिप से कितना अच्छा काम हो सकता है, ग्राम सभा और जो स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन सबको जोड़ करके जब हम काम करते हैं तो हम बहुत ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी सफल हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल केरला ने दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसमें वेस्ट बंगाल पूरी तरीके से फेल रहा। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द थिंकिंग ऑफ दोज पीपल कि वो किस तरीके का स्टेप उठाते हैं अपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, भारत में तो यहाँ पे जाहिर तौर पर बहुत लेबर इंटेंसिव मार्केट है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर होता है वो एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है सेंटर स्टेट के बीच में भी फेडरलिज्म को इंश्योर करने में, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में, और इकोनॉमी को आगे लेकर के जाने में। कुछ एक एग्जाम्पल ये देते हैं कि अभी तक किस तरीके के कॉन्सेप्ट चले आए। 19वीं सेंचुरी में लोगों ने क्या कहा, 20वीं सेंचुरी में लोगों ने क्या कहा, जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। तो 19th सेंचुरी तक ये मानना था कि जो वेजेस दिए जाते हैं, जो तनख्वाह दिए जाते हैं लेबर को, वो उनको इतना ही दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो सरवाइव कर सकें। अगर उससे एक लिमिट से ज़्यादा उनको दिया गया, सब्सिस्टेंस लेवल से ज़्यादा उनको वेजेस प्रोवाइड किया गया, तो फिर क्या होगा? इट विल लीड टू ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि फिर वो लेज़र की लाइफ जीने लग जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट चला आता था 19th सेंचुरी तक में। उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती हैं आगे 20th सेंचुरी में, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया, और वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने लगे। अब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जैसे उन्होंने किया तो एक रिजर्व ऑफ जो वर्कर थे वो फिर से अनएम्प्लॉयड होने लग गए। मतलब अब भाई टेक्नोलॉजी आ गई तो सारे वर्कर की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो बहुत सारे वर्कर हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो फिर उन्होंने इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके वेजेस को एक सब्सिस्टेंस लेवल पर रखने में वो कामयाब रहे, कि अब वो जो लेबर क्लास के पीपल थे उनको वो एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ नहीं दे रहे थे वेजेस के तौर पर, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया हुआ था इस चीज़ को बचाने के लिए। Now, however, the full employment with rising wages erodes very discipline which capitalists want to impose on worker, and neither side gives it the result of in inflation. तो अगर ऐसा हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला गया, वेजेस भी बढ़ते चले गए, तो एक समय में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और वो मार्केट की पॉलिसी को फिर अफेक्ट करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या हिसाब किताब है, यहाँ पर क्या होता आया है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ अब धीरे धीरे अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर रही है, और भारत का एग्जांपल अगर लें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यहाँ की इकोनॉमी को एक लिमिट से ज़्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी में तब्दील कर दिया। पिछले 70 सालों की अपनी आज़ादी में भारत में 92% ऐसे वर्कर हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि कैपिटलिस्ट का तो फ़ायदा हो रहा है, जो इकॉनमी है उनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो वर्कर हैं उनका फ़ायदा इस तरीके से नहीं हो रहा है। लोअर वेजेस पर उनको काम करना पड़ता है, वहीं ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स तक वो लोग वर्क करते हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे जो बड़े बड़े एकेडमिक रिसर्च या प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने रिफॉर्म की बात की
कि प्रो मार्केट रिफॉर्म होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए और इससे ग्रोथ जो है वो दैट हायर ग्रोथ अलोन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ग्रोथ आएगा और इससे ग्रोथ आएगा किसी भी इकोनॉमी में तो सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना शुरू कर देगा। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ये बहुत बाद में आई। इसके पहले ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया था। किसका उपयोग करके? इन्हीं कॉलोनीज़ का उपयोग करके, चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, वही प्रोडक्ट्स को उसी मार्केट में बेच करके इन्होंने अपना पूरा फ़ायदा उठा लिया था। और ये जो प्रॉफिट हैं, ये जो उनके पास पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो अब इंडिया जैसे लेट इंडस्ट्रियलाइजर्स के पास नहीं है आज। तो इसलिए इनका जो स्ट्रगल है वो ज़्यादा है। ऐसे में हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट का एसेंस मालूम होना चाहिए। जब हम बात करते हैं हायर ग्रोथ की, रिफॉर्म की, तो वो सही मायने में बताता है कि डेमोक्रेटिक स्टेट का क्या एक्चुअल में एसेंस है, जहाँ जहाँ पर वर्कर के साथ साथ कैपिटलिस्ट दोनों के प्रॉब्लम्स को समझा जाए, दोनों की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए। ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट की पहचान होती है। एंड आवर लिबरलाइजेशन हैज़ बिन लेड बाय द कॉरपोरेशंस, नॉट बाय द गवर्नमेंट। धीरे धीरे लेकिन ये हुआ है कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहे हैं हमारी इकॉनमी को। एंड एट प्रेजेंट भी इस पेंडेमिक के बाद जो हमें सारी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम समझ में आया है कि कैसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है और इवन इसको भी और फ्री हैंड कर दिया गया है। अभी जो प्रोटेक्शन लॉज हुआ करते थे उसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, ठीक है। एंड स्मॉल पीसेंट एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स आर मेड टू फील मोर इनसिक्योर, और इनको और ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो गई हैं क्योंकि एक तरफ हम मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड की बात करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री और माइनिंग के हाथ में बहुत ही इजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ज़मीनों को। तो ये आपको याद होगा ना, जो ड्राफ्ट आया है EIA का, वहाँ से जोड़ करके लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब माइनिंग और अदर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए ज़मीनों को लेना कितना आसान हो गया है। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्टेट हैं हम और उसका क्या एसेंस है। यहाँ पे जो वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं, उनको उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस तरीके से मिलियन ऑफ फूड ग्रेन्स, इनका कहना है राइटर का कि इतने सारे फूड ग्रेन्स पड़े हुए हैं गोदाम में, उसको चूहे खा रहे हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर है उनको नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को सरकार को समझना होगा, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। आज कहीं ना कहीं वही रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में भी चला आ रहा है, जहाँ पर हम GDP का गोल तो सेट कर रहे हैं 5 ट्रिलियन का, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करेंगे इस तरीके का कोई गोल हम सेट नहीं कर रहे हैं। अभी कहीं किसी भी पॉलिसी डिस्कशन एंड डिबेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं की जाती है। हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लेके आएंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए कोई मसौदा या कानून तैयार नहीं किया जा रहा है। तो इस बात को लोगों को भी समझना चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स को भी समझने की ज़रूरत है कि जो इकोनॉमी आगे बढ़ती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉलिसी मेकर्स का होता है। तो आइए प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से था, EMRS से था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही थे, इसका आंसर C होगा। दूसरा सवाल युक्ति पोर्टल पर था, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही थे, C इज आंसर। और तीसरा सवाल मनोदर्पण पर था, इसका भी आंसर C होगा, दोनों स्टेटमेंट्स के सही थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।